हो चुका आगाज रन का, यूं बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा एक दिन मैदान जीत कर जाएगा। तो हेलो नमस्कार, मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कनिष्क के बारे में पढ़ रहे थे। कनिष्क है ना, मौर्योत्तर काल का सबसे अच्छा शासक कनिष्क था, जिसका साम्राज्य कहाँ तक चला गया तो रेशम मार्ग तक, यानी रेशम मार्ग तक पहुंच गया। बताइए, इससे पहले कोई ऐसा भारत का राजा नहीं था निशासक जिसने चीन के क्षेत्रों पर भी अधिकार किया, उज्बेकिस्तान के क्षेत्र तक अधिकार किया। लेकिन भारत का पहला ऐसा शासक है कौन? कनिष्क, जो जिसका साम्राज्य देखिएगा तो रेशम मार्ग तक विस्तृत था, मतलब फैला हुआ था। और इसी रेशम मार्ग के चलते जो व्यापारी उस मार्ग से गुजरता था वो क्या इसके टैक्स रूप में क्या देता था? तो सोना। और इसी सोना से कनिष्क ने क्या किया? शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। कहाँ? भारत में शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। तो सबसे ज्यादा प्रश्न है, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? तो कनिष्क ने, है ना। और सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? तो हिंद यवनों ने। लेकिन यही प्रश्न का है, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने चलवाया? तो गुप्त ने। वो भी आपको गुप्त वंश पढ़ाएंगे, इसके बाद तो हम लोग वो भी देखेंगे। तो आज का जो क्लास है, जो बेसिकली हम लोग किससे संबंधित है? तो कनिष्क किससे संबंधित है? कनिष्क का जो पिछले क्लास में आपको बताए थे, कनिष्क के साम्राज्य में कुछ बहुत सारे विद्वान थे। 4-5 विद्वान को हम लोग देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कनिष्क के साम्राज्य में प्रमुख विद्वान। हेडिंग में लिखिए कनिष्क के साम्राज्य में प्रमुख विद्वान। कनिष्क के साम्राज्य में प्रमुख विद्वान। पहला हम लोग देखेंगे अश्वघोष। ये इनका क्या नाम है? अश्वघोष। तो अश्वघोष के बारे में थोड़ा सा आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जब कनिष्क ने क्या किया था, जब कनिष्क ने क्या पाटलिपुत्र को विजय करने के उपरांत 3 चीजों को प्राप्त किया था। पहला बौद्ध विद्वान, किसको? अश्वघोष को। दूसरा बुद्ध के भिक्षापात। और तीसरा विचित्र मुर्गा, है ना। तीनों चीज को प्राप्ति कहाँ से कनिष्क ने किया था? पाटलिपुत्र थे। तो इसलिए आपको बताया था पिछले क्लास में कि अश्वघोष कनिष्क को कैसे प्राप्त हुआ? तो पाटलिपुत्र विजय के उपरांत था ना। तो पाटलिपुत्र क्या? विजय के उपरांत, विजय के उपरांत। दूसरा हम लोग अश्वघोष के बारे में देखेंगे। तो अश्वघोष काफी विद्वान क्या था? काफी विद्वान था, है ना। इसने बौद्ध धर्म से संबंधित 2 महाकाव्य और एक नाटक पुस्तक की रचना किया। क्या? तो 2 महाकाव्य और एक नाटक पुस्तक की रचना किया है। 2 महाकाव्य कौन कौन है? तो एक है पहला बुद्ध चरितम, और एक है क्या? बुद्ध चरितम, और एक है सौंदरानंद। ये दो क्या है? तो 2 महाकाव्य है। महाकाव्य मतलब एक ग्रंथ है। और एक नाटक पुस्तक की रचना किया कौन? अश्वघोष ने। इसका नाम क्या है? तो सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण एक कौन सा है? तो नाटक पुस्तक है। क्या है? नाटक। आखिर हम लोग समझेंगे कि आखिर बुद्ध चरित्र में क्या मिलता है हम लोग का, और सौंदरानंद में क्या मिलता है, और सारीपुत्र प्रकरण में क्या लिखा हुआ है, यानी क्या उसमें उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बुद्ध चरितम। तो ये बुद्ध धर्म का, यानी बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह पुस्तक में बौद्ध धर्म से संबंधित आपको क्रियाकलाप, है ना, कोई इसमें उल्लेख मिलेगा। इस पुस्तक को क्या है? तो इस पुस्तक की रचना किसने किया? तो अश्वघोष ने। समझ में आ गया कि ना गया? कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस पुस्तक के सबसे बौद्ध धर्म का पहला ऐसा पुस्तक है कौन? बुद्ध चरितम, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत। यानी प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का कौन सा ऐसा पुस्तक है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहली बार? तो बौद्ध धर्म का सबसे पहला पुस्तक है कौन? बुद्ध चरितम, जिसकी रचना किसने किया? तो कनिष्क के साम्राज्य के विद्वान कौन? अश्वघोष ने। तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे आखिर सौंदरानंद में क्या उसमें उल्लेख किया गया। तो एक है आपका गौतम बुद्ध के एक भाई का नाम क्या है? सौतेले भाई का नाम है सुंदर
नंद, इनका नाम क्या है? गौतम बुद्ध के सौतेले भाई का नाम क्या है? सुंदरानंद, सुंदर नंद। और इसी पर यानी सुंदर नंद ने बौद्ध धर्म को कैसे अपनाया, इसी पर एक महाकाव्य यानी ग्रंथ लिखा है। किसने? अश्वघोष ने। तो इसी पुस्तक का नाम क्या है? सौंदरानंद। सौंदरानंद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो सौंदरानंद के पुस्तक में क्या इसका नायक कौन है ना? इसमें नायक कौन है? तो सौंदरानंद पुस्तक में आपका गौतम बुद्ध के सौतेले भाई कौन? तो उनका नाम है सुंदरनंद। और इस सुंदरनंद ने किस प्रकार से, मतलब कैसे बौद्ध धर्म को अपनाया, इसी पर आधारित एक ग्रंथ बना, महाकाव्य है। उस महाकाव्य का नाम क्या है? सौंदरानंद। इसकी रचना किसने किया? तो अश्वघोष ने। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि ना गया? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग तीसरा पुस्तक देखेंगे, सारीपुत्र प्रकरण, है ना। एक क्या है? नाटक पुस्तक है। और देखिए, एक है बौद्ध यानी कि बौद्ध एक संत है, एक बौद्ध संत, उसका नाम क्या है? सारीपुत्र। इनका नाम क्या है? सारीपुत्र। एक बहुत बड़े बौद्ध संत थे, है ना। उनका नाम क्या था? सारीपुत्र। तो सारीपुत्र ने कैसे बौद्ध धर्म को अपनाया, इसी पर एक नाटक बनाया गया, यानी नाटक की जैसा एक पुस्तक तैयार किया गया। यानी बौद्ध धर्म को सारीपुत्र ने कैसे बनाया और अपनाने के बाद वो कैसे क्या बन गए? तो बौद्ध धर्म के शासक यानी महासंत बन गए। तो इसी पर आधारित एक पुस्तक की रचना किया कौन? तो अश्वघोष ने। तो अश्वघोष के बारे में, है ना, तो अश्वघोष के बारे में ही सारा जानना हम लोग को जरूरी है। दूसरा, इसी यानी कनिष्क के साम्राज्य में ही दूसरा विद्वान शासक, विद्वान का नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन, है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन जो है ये महायान शाखा को समर्थक था। महायान, ये क्या था? तो महायान शाखा को समर्थक था। कौन? नागार्जुन। नागार्जुन महायान शाखा को समर्थक था। तो बताइए, नागार्जुन महायान शाखा, तो महायान शाखा का मतलब क्या हुआ? कि इस शाखा के अंतर्गत बौद्ध धर्म के वैसे लोग जो बुद्ध को ईश्वर यानी कि ईश्वर मानकर, भगवान मानकर उनकी मूर्ति को यानी कि उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करना आरंभ कर दिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? महायान शाखा, यानी बौद्ध धर्म के महायान शाखा। और इसी महायान शाखा के समर्थक कौन थे? तो नागार्जुन। इसी नागार्जुन ने शून्यवाद की प्रतिपादन किया। शून्यवाद, है ना, सापेक्षतावाद। इसी नागार्जुन ने शून्यवाद, सापेक्षतावाद का प्रतिपादन किया। ये मन में प्रश्न जरूर आएगा कि सापेक्षतावाद क्या है और शून्यवाद क्या है ना। तो सापेक्षतावाद और शून्यवाद का सिद्धांत के बारे में कौन कहा? नागार्जुन ने बताया कि सृष्टि को क्या मानकर? शून्य मानकर, बाकी जो सृष्टि के चारों ओर है क्या है? एक सिस्टम है। कौन कहा? तो नागार्जुन। मतलब एक शून्य, यानी कि गौतम बुद्ध को क्या माना? शून्य। गौतम बुद्ध के शुद्ध माना, यानी बुद्ध को शून्य मानकर चारों जो इस दिशा में, जैसे हम लोग हैं वातावरण में जितने भी पक्षी उक्षी है, सबको क्या माना? सिस्टम, यानी कि जितने भी सिस्टम है इन्हीं के अनुरूप चलता है। तो इसी को क्या हम लोग कहते हैं? शून्यवाद। शून्यवाद यानी सापेक्षतावाद के कारण, क्या सापेक्षतावाद के कारण नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। तो ये हम लोग नागार्जुन के बारे में कुछ सेक्शन कंप्लीट कर चुके। उसके बाद देखेंगे तीसरा एक है महत्वपूर्ण विद्वान इसी काल, आपका कनिष्क कहें, उनका नाम है चरक। इनका नाम क्या है? चरक। एक चरक क्या है? तो एक कनिष्क का राजवैद्य है, यानी कनिष्क के शासन का साम्राज्य में एक डॉक्टर था, बहुत बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर। उनका नाम क्या था? चरक, है ना। और इस चरक ने चरक संहिता की रचना किया। क्या? चरक संहिता। चरक संहिता, ये चरक संहिता में क्या है भाई? तो चरक संहिता में क्या वर्णन मिलता है हम लोग को, वो समझिएगा। तो चरक संहिता में मानव और जानवर के संबंधित जितने भी औषधि हैं उन्हीं का इसमें वर्णन मिलता है। मानव और जानवर के उपचार के लिए जितने भी औषधियां का प्रयोग किया जाता है, उसमें तो आपका पैरासिटामोल वगैरह तो था नहीं, उसमें जड़ी बूटी से जो यानी कि दवाई को तैयार किया जाता था। और उसी प्रकार के यानी कि दवाई का उल्लेख कहाँ मिलता है? चरक संहिता में। और जैसे देखिए, अगर आज भी लोकल हम लोग गांव देहात में ज्यादातर देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग को अगर पैर उछला जाता था यानी कट जाता था, तो हम लोग भी इसका उपयोग किए हैं। तो तार के कोपल में देखे होंगे थोड़ा सा रुआ की टाइप निकलता है, लाल रंग का, है ना। उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ
कट गया, छट गया जख्म, वहां रख देने के बाद 1 से 2 दिन में वो क्या जख्म क्या हो जाता, तो मतलब वो सूख जाता था। तो उस तरह क्या, उस तरह की जड़ी बूटी है। आज भी बहुत सारे जो जड़ी बूटी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें कहाँ उल्लेख मिलेगा हम लोग को, तो चरक के चरक संहिता में मिलेगा। कहा मिलेगा, तो चरक संहिता में। 2 और हम लोग काफी इंपॉर्टेंट है। एक का नाम क्या है, पार्श्व। तो पार्श्व के बारे में ज्यादा हम लोग को जाना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक है कौन, वसुमित्र। वसुमित्र, इनका नाम क्या है, वसुमित्र। ये वसुमित्र के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी भी हो जाना चाहिए कि चौथे बौद्ध संगीति यानी संगीति का बैठक कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन जो कश्मीर में पड़ता है। किसके शासन काल में, तो कनिष्क के शासन काल में। तो जहां मीटिंग होगा तो उस मीटिंग को एक अध्यक्ष करने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे आज भी देखिए लोकसभा है, तो लोकसभा में सदस्यों को जो संबोधित करने के लिए क्या है, सभा को संगठित करने के लिए, है ना, क्या हो, एक सर्वोच्च यानी उसी में से एक क्या बनाया था, तो अध्यक्ष बनाया था, यानी लोकसभा का अध्यक्ष, उसी को स्पीकर भी कहा था, यानी लोकसभा का स्पीकर। तो ये अभी ओम बिरला है भारत के स्पीकर, कौन है संसद के, तो ओम बिरला लोकसभा के। तो उसी प्रकार चौथे बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता कौन किया था, तो इसी बौद्ध यानी वसुमित्र ने किया था। कौन किया था, इसी वसुमित्र ने। वसुमित्र के बारे में कहा जाता है कि जो वसुमित्र थे ना, एक ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। किसके, तो वसुमित्र के बारे में। एक बौद्ध धर्म के थी विश्व कोश। एक बौद्ध धर्म के क्या है, एक बौद्ध धर्म के विश्व कोश, यानी बौद्ध धर्म के बहुत बड़े शब्द हैं। जैसे जो कठिन खंड बौद्ध धर्म में जो बौद्ध ग्रंथ में जो कठिन शब्द है, उसका एक, जैसे आज भी हम लोग डिक्शनरी का उपयोग क्यों करते हैं, जो कठिन शब्द है उसको हम लोग उसमें से देखते हैं उसका अर्थ क्या होता है। तो उसी प्रकार बौद्ध ग्रंथ में जो कठिन शब्दों का है, तो कठिन शब्द का उल्लेख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस कठिन शब्द में, तो उस कठिन शब्द का क्या अर्थ होता है, है ना, उसी का रचना कौन किया है, तो वसुमित्र। उस पुस्तक के नाम कई बार आता है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है, महाविभास सूत्र। इसका नाम क्या है, महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र, इस पुस्तक का नाम क्या है, महाविभास सूत्र। और इसकी रचना कौन किया है, तो वसुमित्र ने किया है ना। तो यही का जो बौद्ध धर्म का जो कठिन शब्दों का संकलन कहाँ मिलता है, तो विश्व कोश में मिलता है। तो ये बौद्ध धर्म के संबंधित जो कनिष्क के समय क्या था, तो ये शास्त्र विद्वान लोग थे। उसके बाद हम लोग राजनीतिक जीवन देखेंगे, मौर्य काल के राजनीतिक जीवन हम लोग राजनीतिक जीवन देखेंगे, मौर्योत्तर काल का राजनीतिक जीवन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको भूमि अनुदान के बारे में बताते हैं। भूमि अनुदान, तो भूमि अनुदान के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको हो गया होगा। भूमि अनुदान के बारे में तो आपको बताए थे कि सातवाहनों ने भूमि अनुदान शुरू, यानी ब्राह्मणों को भूमि को अपने दान में देना शुरू किया था। किस वंश ने ब्राह्मणों को भूमि देना शुरू किया था, तो सातवाहनों ने। इसने किया था, तो सातवाहनों ने। देखिए आखिर जमीन को दान में क्यों दे रहा था, तो जो सातवाहन भी था, एक शासक, जो सातवाहन शासक था यही ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण को है, तो ब्राह्मण को क्या करेगा, तो दान में देगा। जैसे इसका प्रथा आप जान ही रहे कि जातिवाद और वर्ग व्यवस्था का कितना चरण सीमा पर इस समय हो गया था। तो चूंकि सातवाहन भी ब्राह्मण शासक है, तो इन्होंने जो वैसा भूमि को दान देना शुरू कर दिया। कौन, सातवाहन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये क्या है, ये जमीन है, नहीं पूरा ये आपका ही जमीन है। और इस क्षेत्र में मान लीजिए कि इस क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आप खेती नहीं कर रहे हैं, यानी इस क्षेत्र में जंगल कृषि योग्य भूमि नहीं है। ये कृषि योग्य भूमि नहीं, मतलब यहाँ जंगल जम गया, जंगल यहाँ जम गया है, पेड़ पौधे बहुत सारा, आप मतलब आपके घर से बहुत ज्यादा दूर है ना। तो आपको सिंचाई की सुविधा के कारण आप उस खेती को नहीं कर पा रहे हैं। तो जिससे आप खेती नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, इसमें पेड़ पौधा लग जाएगा, झाड़ जंगल हो, इसमें उग जाएंगे। तो इस कंडीशन में आप ये सोचिएगा कि ऐसे भी तो जमीन तो हम कोई काम का हमारे है नहीं,
तो ऐसा करते हैं कि इसको कोई किसी को दान में दे देते हैं, जिससे क्या होगा, वो व्यक्ति हमको पुण्य करेगा, मतलब हमको पुण्य मिलेगा। क्या हमको मिलेगा? पुण्य। वो व्यक्ति जब भी हमको इस खेती को करेगा तो क्या होगा कि हमको नाम लेगा कि ये भूमि वो फलानवा व्यक्ति ने दिया था, यानी चिलानवा लोगों ने दिया था, है ना। इस तरह के कंडीशन को सोचने के लिए सतवाहनों ने क्या किया, तो भूमि को ब्राह्मणों को दान देना शुरू कर दिया। तो भूमि को, ऐसा भूमि जो कृषि यानी उपजाऊ भूमि को दान देता था तो नहीं, वैसे भूमि जो अनुपजाऊ हो, मतलब उसमें कृषि नहीं हो रहा था, है ना, तो उस खेत पर यानी उस भूमि पर जंगल वन जम गया होगा, तो उस तरह की भूमि को दान में देना शुरू कर दिया। कौन? सातवाहनों ने। और किसको दान में दिया गया? तो ब्राह्मणों को दान में दिया गया था, है ना। किसको दान में? ब्राह्मणों को। तो देखिएगा, तो ये मान लीजिए कि ये दान में, अगर ये दान में मिल जाए, किसको? ब्राह्मण को दे दिया गया। तो बताइए ब्राह्मण क्या करेगा? तो ये भूमि को ऐसी छोड़ देगा। दान में मिला थी भूमि, चूंकि इसके पास, इस ब्राह्मण के पास भूमि तो नहीं है, मतलब उस वैसे ब्राह्मण को दिया जाता था जिसके पास भूमि नहीं है। तो बताइए ऐसा, इस ब्राह्मण के, वैसे ब्राह्मण जिसके पास भूमि नहीं है, और उस ब्राह्मण को अगर दान में भूमि मिल गया तो क्या उस खेती को, उस भूमि को पर खेती नहीं करेगा? उसके पास खेती है नहीं तो खेती करेगा ही, चाहे वो जिस तरह से करे, उस भाड़ा पर खेत को पटाए या जिस प्रक्रिया से अपने खेत को सिंचाई करे, करना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में तो बताइए जो ब्राह्मण है इस खेती को ऐसे ही छोड़ देगा खाली नहीं, उसमें क्या करेगा? तो क्या करना चालू कर देगा? कृषि करना शुरू कर देगा। तो कृषि करना शुरू कर देगा, है ना। तो इस पर बताइए इस दान में क्या किया था? तो इस दान के अनुसार, इस दान में बताइए, इस दान में क्या हुआ? तो मान लीजिए कि भूमि है जो किसको आप दान में दे दिए? तो ब्राह्मण को। तो इस पर आपका कोई अधिकार नहीं रह गया। आप ये सोचिएगा कि हम इस भूमि को क्या करेंगे, हम दूसरे लोगों को बटैया दे देंगे या फिर इजारा के टाइप पर दे देंगे, तो आप इसमें इसका आपका कोई चारा नहीं चलने वाला, क्योंकि आप दान के रूप में किसको दे दिए हैं? दान के रूप में उस ब्राह्मण को दे दिए हैं। तो जो भी ब्राह्मण करेगा, वो जो भी जिसको ब्राह्मण चाहेगा उस खेती को करवाने के लिए उसी को देगा। तो ये बताइए इसमें आपका जो पावर है, उसका पावर घटा या बढ़ा? यानी घटा या बढ़ा? बताइए, मान लीजिए पूरा जमीन आपका था, समझिए एक एग्जांपल और देते हैं। ये पूरा जमीन आपका था, तो मान लीजिए कि आप अपनी जमीन को बटैया देते थे, तो जो मजदूर है, जो खेती करने वाला किसान है, वो आपके पास ही आकर किसान खेती की क्या करेगा? ये मालिक, ये जमीन हम दे दीजिए, हम बटैया खेती करेंगे। तो किसके पास आता था? तो आपके पास। तो बताइए आपके पास पावर बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। लेकिन यही जमीन जो जमीन आप दान के रूप में ब्राह्मण को दे दिए हैं, तो ये इस जमीन पर जो किसान खेती करेगा, तो किसान आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि आप जमीन दान के रूप में दे दिए हैं। तो दान के रूप में दे दिए हैं, तो जो किसान इस खेती को करेगा, तो किसान किसके पास पूछने जाएगा? तो जाएगा उस ब्राह्मण के पास जिसको आपने दान दिया था। तो बताइए आपका पावर कम बढ़ा या घटा? तो पावर घटा। बताइए पूरे जमीन था, उस पर आपका पूरा अधिकार था, लेकिन इतना जमीन पर आपका अधिकार नहीं, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप दान के रूप में ब्राह्मणों को दे दिए हैं, है ना। इस तरह से कंडीशन। तो बताइए इसमें पावर का क्या हुआ? पावर घटा या बढ़ा? यानी इसमें पावर आपका घट गया, बढ़ा नहीं है। यानी भूमि अनुदान से राजाओं का पावर घट गया, बढ़ता नहीं है ना। तो बताइए इसमें, बताइए तो इसमें क्षेत्र में क्या हुआ कि अब इसमें आपका कोई अधिकार नहीं रह गया, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि पूरा ये आपका जमीन है, और इस जमीन में आप क्या कर रहे हैं? इस जमीन को आप किसको दे दिए हैं? तो वैसे ब्राह्मण को दान में दे दिए। तो इस पर ये जमीनमा तो आपका ही था, लेकिन अब आप दान में दे दिए हैं। तो क्या इस कंडीशन में इस जमीन पर आप मान लीजिए कि आप जिसको बटैया देना चाहेंगे तो आप दे पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए मतलब सत्ता का आपका विकेंद्रीकरण किया, पूरा ये आपका खेत आपके पास था, तो उस समय हम लोग क्या कहेंगे? सत्ता का केंद्रीकरण, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ, है ना, इस भूमि का सेंट्रलाइजेशन था। मतलब जो भी आप इसमें जो किसान खेती करता था, वो आपके पास पूछने आता था कि मालिक इसमें क्या उपजाए या ना उपजाए। लेकिन बताइए जो भूमि आपको दान में दिए हैं, उस क्षेत्र में किसान जो खेती करेगा वो आपके पास नहीं आएगा। तो भूमि सत्ता का विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। मतलब मौर्योत्तर काल में भूमि अनुदान से सत्ता का विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। इतने नहीं, सामंती प्रथा का भी इसमें शुरुआत हुई। सामंती प्रथा क्या है भाई? सामंती प्रथा का उदय हुआ, और साथ ही क्या हुआ? छपरक
क्या हुआ, भूमि अनुदान से समांति प्रथा और छपरक प्रणाली का क्या हुआ, इसमें बीजारोपण हुआ। मतलब इस समय यानी मोरोतल काल में समांति प्रथा, आप छपरक प्रणाली और सत्ता का विकेंद्रीकरण का बीजारोपण किया गया। मतलब बीज को अभी बोया ही गया है, कैसे बोया गया समझेगा। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे समांति प्रथा के है क्या। तो ये जमीन आपने पूरा जमीन था और इसको आपने क्या किया, इस भूमि को आपने दान में दे दिया। तो बताइए इस कंडीशन में समांति प्रथा किसे कहेंगे और छपरक प्रथा किसे कहेंगे। तो जो भूमि आप दान में दिए हैं, क्या दिए हैं, जो भूमि आप दान में दिए हैं, तो इस पर कर वसूलना, जो कर वसूली का काम होगा कौन करेगा, आप करिएगा नहीं, तो कौन करेगा, तो ये करेगा ब्राह्मण, जिसको आप दान में दिए हैं। तो कर वसूलने का काम कौन करेगा, तो ब्राह्मण। के साथ ही अगर मान लीजिए कि खेत में आरी काटने के लिए लड़ाई हो जाए, यानी जो भूमि में को आपने दान दिया है उसको, उसमें अगर मान लीजिए कि आरी काटने के बीच लड़ाई हो जाए, तो उसको देख यानी कि उसको न्याय कौन दिलाएगा, न्याय दिलाएगा कौन, तो देगा कौन, यानी न्याय कौन आखिर देगा, तो न्याय देगा ब्राह्मण, जिसको आप दान में दिए हैं। तो वैसा प्रथा जिसमें भूमि पर कर वसूलने के साथ न्यायिक व्यवस्था भी लागू दे दिया जाए, मतलब उस खेती के लिए नहीं, उस भूमि के लिए, तो ऐसे प्रथा को हम लोग समांति प्रथा कहेंगे। जैसे देख लीजिए मालिक के है ना, मतलब कहने का हमारा ये है कि मालिक जो भी जमीन आपको दान में दे दिया गया, तो उस जमीन पर आप जिसको क्या करना चाहते हैं, आप टैक्स वसूलना है, टैक्स जो भी उस खेती से जो आय आएगा वो आय आप अपने पैकेट में रखिए, क्या कि उस पैकेट में रखना। और साथ ही मान लीजिए उसके एरिया में अगर लड़ाई हो जाए उस खेती से संबंधित, तो उसका आप न्याय क्या, जो न्याय होगा वो आप ही दीजिएगा, हाँ राजा उजा नहीं देगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, समांति प्रथा। और इसी मरणोत्तर काल में समांति प्रथा का बीजारोपण किया गया। दूसरा हम लोग समझेंगे छपरक प्रणाली आखिर है क्या, है ना। छपरक प्रणाली क्या है, तो वैसे प्रणाली जिसमें केवल कर वसूलने का काम दिया गया है। मतलब अपने साम्राज्य को, अपने छपरक प्रणाली समझिएगा, अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर, जैसे पूरा खेत आपका था, यह खेत पूरा आपका था, तो मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, अपने खेत को सब बांट दे रहे हैं। मान लीजिए चूंकि आपका जमीन बहुत दूर दूर, मान लीजिए कि आपका जमीन आज यहाँ आपका घर है और 1-2 किलोमीटर तक आपका क्या है, मतलब चूंकि उस समय राजतंत्र था, तो ये 10-10, 15, 20-20 किलोमीटर तक क्या था, आपका खेत, उनका खेत था, भूमि था। तो इस कंडीशन में खेती करना बहुत, सभी खेती हो नहीं पा रहा था। तो राजा ने सोचा क्या कि हम अपने क्षेत्र को क्या कर देते हैं, कुछ गवर्नर नियुक्त कर, यानी कि राज्यपाल नियुक्त कर वहां हम लोग क्या करेंगे, जो भी काम होगा उस क्षेत्र का वो देख रेख करेगा, क्या करेगा, और जो कर टैक्स होगा उस खेत से, उस क्षेत्र से, वो हमको तहसील कर देगा। तो इस तरह के प्रणाली को हम लोग क्या कहेंगे, छपरक प्रणाली। मतलब अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर शासन करना ही छपरक प्रणाली कहते हैं। इसमें जो जिस वाले जो गवर्नर है वो क्या करता, टैक्स वसूलता। बाकी जो मान लीजिए कि इस क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उस लड़ाई झगड़ा का निपटारा कौन करेगा, तो जो राजा, मेन राजा हेड है वो करेगा, है ना, कौन करेगा, मेन राजा। तो ये समझ गए हैं कि समांति प्रथा किसे कहते हैं और छपरक प्रणाली किसे कहते हैं। इसी भूमि अनुदान से राजा, महाराजा और क्या, महाराजा धीराज, माने राजा, महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि क्या शुरुआत हुआ। मतलब इस काल में, माने मरणोत्तर काल में राजा, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम राजा हैं, तो उसका पावर उतना नहीं है। कोई व्यक्ति कह रहा है महाराजा है, तो उसका भी उतना पावर नहीं। मतलब राजा से ज्यादा पावर है किसका, महाराजा का। और जो मेन राजा है उसको हम लोग क्या कहा जाता था, महाराजाधिराज। जैसे ये समझ लीजिए कि अगर जिस राज्य में राजा अलग अलग उपाधि धारण कर ले, तो समझ लीजिए उस राजा का पावर उतना, मतलब उस राजा का शक्ति उतना अच्छा नहीं है। जैसे देख लीजिए कि आपके जिला में, यानी आपके शहर में बहुत सारा फिजिक्स का कोचिंग है, यानी बहुत सारे फिजिक्स का टीचर है। तो उस कंडीशन में बहुत सारे टीचर लगाएंगे, या मैथ का टीचर है तो कुछ लोग लगाएंगे मैथ के महागुरु, मैथ के क्या लगाएंगे, गुरु। कुछ लोग लगाएंगे मैथ के महागुरु, और कुछ इतना लोग लगा देता है कि मैथ के हम जादूगर हैं। और इतने नहीं, कुछ लोग ये लगा देता है कि हम सरस्वती पुत्र हैं, हम सरस्वती के बेटा हैं। किस लिए, तो ये इस तरह से अगर आप किसी टीचर के नाम के आगे या पीछे लिखल देख लीजिए, तो समझ जाइए कि यहाँ बहुत सारा टीचर का
है। और यहाँ शक्ति का मतलब उतना अच्छा मजबूती नहीं है ना। जहाँ देख लीजिए मैथ के गुरु, मैथ के महागुरु, मैथ के जादूगर, है ना। उसके बाद सरस्वती पुत्र, तो समझ सकते हैं कि यहाँ बहुत सारा एक टीचर में यानी क्या है, कंपटीशन है। और इसी चलते लोग छात्रों को लुभाने के लिए क्या कहते हैं कि हम ट्रिक के साथ बताते हैं, जादूगर हैं, मैथ के जादूगर, हम मैथ के महागुरु हैं, हम मैथ के गुरु हैं। और इतने नहीं, कुछ लोग ये भी कह देता है कि हम मैथ के सरस्वती पुत्र हैं, हमारा सरस्वती पुत्र का हम बेटा है ना। इस तरह से अपने आप को दर्शाने के लिए कहा था। तो इस समझ लीजिए कैसा अगर देखने के लिए मिल रहा है, तो इस स्थिति में उस राजा, उस शिक्षक का उतना वर्चस्व स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें उस क्षेत्र में कंपटीशन ज्यादा है। तो यही इस कालीन भूमि अनुदान से राजा महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। और जो मेन राजा होता था वो क्या धारण करता था, तो महाराजा धीराज, उससे छोटा महाराज, उससे राजा छोटा तो राजा, ये हो गया। और इसी छाप्रक प्रणाली की सबसे पहले हम लोग देखेंगे आखिर शुरुआत कहाँ हुआ। तो सबसे पहले शुरुआत ईरान में हुआ था। छाप्रक प्रणाली की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था, ईरान में। छाप्रक प्रणाली की शुरुआत कहाँ सबसे पहले किया गया था, तो ईरान में किया गया था, ईरान देश में, है ना। और भारत में किस वंश ने सबसे पहले किया, तो भारत में देखिएगा तो शकों ने किया था। किसने किया था, तो शकों ने। तो ये हम लोग राजनैतिक जीवन को देख लेंगे। नहीं, मौर्योत्तर काल के हम लोग राजनैतिक जीवन के बारे में देख लिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मौर्योत्तर काल के आर्थिक जीवन भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, है ना। तो दो चीज बच जाएगा आपका, सामाजिक और धार्मिक। तो हम लोग क्या कर देते हैं, आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन तो बताइए, कृषि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कृषि में। तो बताइए इसमें कृषि कार्य से जो भूमि खेत नहीं हो रहा था, यानी भूमि अनुदान से जो खेत में कृषि यानी खेती, जो भूमि पर खेती नहीं किया जा रहा था, उस भूमि अनुदान से क्या किया गया, तो कृषि क्षेत्र में विस्तार किया गया। मतलब जो क्षेत्र में राजा खेती नहीं कर पा रहा था, भूमि अनुदान देने से जिस ब्राह्मण को आप भूमि अनुदान में दान में दिए, वो ब्राह्मण खेती जो को करना शुरू कर दिया। तो कृषि मौर्योत्तर काल में कृषि भूमि पर क्या किया, विस्तार हुआ, मतलब झाड़ जंगल को इसमें काट कर खेती करना शुरू कर दिया गया। तो बताइए अगर कृषि क्षेत्र में विस्तार होगा तो खदान में विस्तार होने की अनाज ज्यादा उत्पादन होगा, क्या होगा, अनाज भी ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। और इसी आपको रुद्र दामन का अभिलेख, शख्स ऐसा क्या है, रुद्र दामन का क्या है, जूनागढ़ अभिलेख। इसी रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि गुजरात के कहा, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील है। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो मौर्य काल के संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस लिए किया था, तो सिंचाई को यानी कृषि खेती को सिंचाई करने के लिए झील का निर्माण, कृत्रिम झील का निर्माण किया था। उस झील का नाम क्या है, सुदर्शन झील। और जब मौर्योत्तर काल आया तो इसी सुदर्शन झील को रुद्रदामन शासक रुद्रदामन ने क्या किया है, जीर्णोद्धार, मतलब उस मरम्मत करवाया है। किसका, तो सुदर्शन झील का। और इस मरम्मत करवाने के बाद क्या किया है, तो एक अपने अभिलेख में लिखवाया है, कौन, रुद्रदामन। उस अभिलेख का नाम क्या है, जूनागढ़ अभिलेख। तो हम लोग यहाँ तक समझ लिए उसकी सुदर्शन झील का इसमें विकास हुआ। उसके बाद देखेंगे हम लोग व्यापार के बारे में। व्यापार के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। क्या हुआ, व्यापार के मौर्योत्तर काल में आपको पता होगा कनिष्क का साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था, तो कनिष्क का साम्राज्य रेशम मार्ग तक कनिष्क का साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था, तो रेशम मार्ग तक। तो जो कि जो व्यापारी जितने भी आते जाते थे, तो व्यापार अगर मान लीजिए कि आपके रोड, आपके शहर में अगर एनएच हो जाए, तो बताइए अगर व्यापार करने में सुगम होगा कि नहीं होगा, है ना। ट्रांसपोर्ट यानी जो भी आप सामान यहाँ से वहां पहुंचाना चाहते हैं, तो आप बहुत कम समय में पहुंचा दीजिएगा। तो बताइए इस समय रेशम मार्ग में नियंत्रण किसको हो गया, कनिष्क यानी कुषाण वंश का शासक कनिष्क का। तो इसमें भी व्यापार में विस्तार हुआ। तो व्यापार में इसमें जो रेशम मार्ग के द्वारा जो है ना, क्या हुआ, मौर्योत्तर काल में वस्त्र और मसाला का निर्यात होता था, मतलब बेचा, यानी कि इसी रेशम मार्ग के द्वारा मौर्योत्तर काल में वस्त्र और मसाला का निर्यात, मतलब लोग यहाँ से भारत से दूसरे देश में बेचा जाता था, चाइना की तरफ बेचा जाता था। उसके बाद देखेंगे तो सोना और चांदी यानी सोना और चांदी इसी रेशम मार्ग से भारत में आते थे, यानी भारत में वस्तुओं यानी वस्त्र और मसाला का निर्यात होता था रेशम मार्ग से, और सोना और चांदी का आयात होता था, यानी भारत में इसको मंगाया जाता था।
और इसी रेशम मार्ग के बारे में आपको पता हो कि रेशम मार्ग किसको किसको जोड़ता है, तो चीन के रेशम यानी कि रोम से जोड़ता है। यही है आपका रेशम मार्ग। इसी बारे में एक राजा है कौन, यवन यानी यूनानियों को गोल मिर्च का भी प्रचलन था। गोल मिर्च, ये गोल मिर्च क्या है, इसको लोग हिंदी देहाती भाषा में गोलकी कहते हैं। तो यवनों को काफी प्रिय था, इसीलिए गोल मिर्च को यवन प्रिय कहते हैं। और इसी गोल मिर्च यानी गोलकी को यवनों ने यानी यूनानियों लोग, यूनान के लोग क्या करते थे, इसमें औषधि बनाने में इसका प्रयोग करते थे। ये हो गया। इसी हम लोग व्यापार में देखेंगे तो दो बंदरगाह काफी प्रचलित हुए। मौर्योत्तर काल में दो बंदरगाह काफी प्रमुख यानी विकास हुआ। ऐसे बंदरगाह तो 15-16 बंदरगाह है, लेकिन दो जो प्रमुख बंदरगाह उसका काफी विकास हुआ। एक बंदरगाह गुजरात में है जो अरब सागर में, गुजरात कौन है, भड़ौच, और दूसरा ताम्रलिप्ति बंदरगाह। एक है क्या, भरौच, और एक ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। ये भरौच कहाँ है, तो अरब सागर में है। और ये कहाँ में पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। ये ताम्रलिप्ति कहाँ है, तो बंगाल के खाड़ी में, और एक कहाँ, वेस्ट बंगाल में। समझ में आ गया ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे मुद्रा के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं मुद्रा के बारे में भी हम लोग। तो मुद्रा के बारे में इस काल में, मौर्योत्तर काल में पहली बार मुद्रा पर राजा का नाम, राजा का क्या हुआ फोटो यानी राजा का चित्र और राजा का प्रतीक चिन्ह जो राजा उसमें लिखा है। तो पहली बार मौर्योत्तर काल में सिक्का पर क्या हुआ, स्पष्ट रूप से राजा का नाम दिखाई दिया। तो ये हो गया, स्पष्ट रूप से क्या दिखाई दिया, नाम। दूसरा आपको पता होगा कि इसी मौर्योत्तर काल में आपका कौन, तो सातवाहनों ने शीशा का सिक्का चलाया था। सातवाहनों और कौन, हिंद यवन ने। सातवाहनों और हिंद यवनों ने क्या किया था, तो सोना का सॉरी शीशा का सिक्का चलाया था। शीशा का सिक्का चलाया था कौन कौन, तो सातवाहन और हिंद यवन। और इसी सोना का सिक्का कौन चलाया था, सर्वप्रथम मौर्योत्तर काल में सबसे पहले सोना का सिक्का कौन चलाया था, तो आपका हिंद यवन। कौन चलाया था, हिंद यवन। और इसी में सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया था, तो कुषाणों ने चलाया था। कौन चलाया था, कुषाणों ने, है ना। और इसी सोने का सिक्का को मौर्योत्तर काल में क्या कहा गया, दिनार कहा गया। क्या कहा गया है, दिनार। तो ये हम लोगों ने मौर्य काल के राजनैतिक जीवन और मौर्य काल के आर्थिक जीवन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल के धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। तो ये आपका मौर्योत्तर काल एक दिन में, एक क्लास में और आपका समाप्त रहेगा। तो यहाँ तक हम लोग पहले हेडिंग में लिखिए कनिष्क के साम्राज्य में प्रमुख विद्वान। कनिष्क के साम्राज्य में प्रमुख विद्वान, पहला लिखिए अश्वघोष लिखिए। कनिष्क को पाटलिपुत्र विजय के उपरांत बौद्ध विद्वान अश्वघोष की प्राप्ति हुई। लिखिए अश्वघोष ने दो महाकाव्य की रचना की। कौन, बुद्ध चरितम। पहला लिखिए बुद्ध चरितम। अब इसमें डैश देके लिखिए बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ या पुस्तक जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में रचित है या लिखा गया। दूसरा लिखिए सौंदरानंद। इसमें भी आप डैश देके लिख लीजिए सौंदरानंद। लिखिए गौतम बुद्ध के सौतेले भाई सुंदरनंद ने कैसे बौद्ध धर्म को अपनाया, इसी पर एक आधारित ग्रंथ है। उसके बाद लिखिए आगे डैश देके अश्वघोष ने एक नाटक पुस्तक की रचना की। उसका नाम क्या है, सारीपुत्र प्रकरण। उसके बाद हेडिंग लिखिए नागा अर्जुन। इसमें पॉइंट करके लिखिए नागा अर्जुन महायान शाखा का समर्थक थे। लिखिए नागा अर्जुन ने शून्यवाद और सापेक्षतावाद का प्रतिपादन किया। इसी सापेक्षतावाद के लिए
नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। उसके बाद लिखिए तीसरा चरक। चरक लिखिए चरक कनिष्क का राजवैद्य थे। चरक कनिष्क का राजवैद्य थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना किया। इन्होंने चरक संहिता की रचना किया। इस चरक संहिता में मानव और जानवर के उपचार के लिए मानव और जानवर के उपचार के लिए विभिन्न औषधियों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद लिखिए पार्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत पर अच्छा विद्वान थे। इसके बाद लिखिए वसुमित्र लिखिए वसुमित्र ने चौथे बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किए थे। लिखिए बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाभिवास सूत्र को कहते हैं, जिसकी रचना वसुमित्र ने किया था। अब उसके बाद लिखिए हेडिंग में मौरोत्तर काल का राजनैतिक जीवन लिखिए। इसमें फिर लिखिए हेडिंग में लिखिए भूमि अनुदान लिखिए। मौरोत्तर काल में पहली बार लिखिएगा इसमें मौरोत्तर काल में पहली बार सातवाहनों ने भूमि अनुदान शुरू किया था। देखिए इस भूमि अनुदान से मौरोत्तर काल पहली बार सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा सामंती प्रथा का बीजारोपण हुआ। पहली बार सत्ता का विकेंद्रीकरण और सामंती प्रथा का बीजारोपण हुआ। लिखिए उसके बाद लिखिए सामंती प्रथा लिखिए किसी विशेष क्षेत्र पर कर वसूलने के साथ साथ न्यायिक व्यवस्था को दिया जाता है। उसके बाद लिखिए छपरक प्रणाली लिखिए इस काल में पहली बार छपरक प्रणाली की शुरुआत की गई। लिखिए छपरक प्रणाली किसे कहते हैं? तो लिखिए अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर शासन करना ही छपरक प्रणाली कहलाता है। इसमें लिखिए छपरक प्रणाली की शुरुआत ईरान में की गई थी। छपरक प्रणाली की सबसे पहले शुरुआत ईरान में हुई थी। उसके बाद लिखिए भारत में छपरक प्रणाली की शुरुआत शकों ने किया था। उसके बाद इसी में लिखिएगा सामंती प्रथा से लिखिए भूमि अनुदान से ही मौरोत्तर काल में राजा महाराजाधिराज की उपाधि की शुरुआत हुई। उसके बाद लिखिए मौरोत्तर काल के आर्थिक जीवन हेडिंग में लिखिए कृषि अर्थात एग्रीकल्चर। लिखिए इस काल में भूमि अनुदान से कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ जिससे खदान में वृद्धि हुई। लिखिए इसमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंचाई व्यवस्था के लिए किया था, जिसका
जिसका जीर्णोद्धार या इसको मरम्मत लिख सकते हैं, जिसका मरम्मत शक शासक रुद्रदामन ने किया, शक शासक रुद्रदामन ने किया। उसके बाद लिखिए व्यापार बिजनेस, व्यापार बिजनेस लिखिए इस काल में पहली बार भारतीय साम्राज्य रेशम मार्ग तक विस्तृत था। लिखिए रेशम मार्ग चीन को रोम से जोड़ता था, रेशम मार्ग चीन को रोम से जोड़ता था। लिखिए इस रेशम मार्ग से भारत वस्त्र तथा मसाला का निर्यात तथा चांदी और सोना का आयात करता था। लिखिए इसी में गोल मिर्च क्वेश्चन में लिख लीजिएगा गोलकी, है ना, आप लोग गोलकी कहते थे इसलिए गोलकी लिखवा दिया। लिखिए गोल मिर्च को यवनों का प्रिय कहा जाता है, और यूनानी इसे औषधि में प्रयोग करते थे। उसके बाद लिखिए मौर्योत्तर काल के दो प्रमुख बंदरगाह का विकास हुआ। पहला लिखिए भचौड़, पहला लिखिए अरब सागर में भड़ौच बंदरगाह कहाँ में है? तो गुजरात में, कोस्ट में, गुजरात लिख लीजिए। दूसरा लिखिए बंगाल के खाड़ी में ताम्रलिपि बंदरगाह कहाँ में है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। उसके बाद लिखिए हेडिंग में मुद्रा लिखिए इस काल में पॉइंट करके, इस काल में पहली बार मुद्रा पर शासक का नाम कौमा चित्र तिथि एवं प्रतीक चिन्ह का प्रारंभ किया गया। लिखिए इस काल में पहली बार सातवाहनों एवं हिंद यवनों ने सीसा का सिक्का चलाया। उसके बाद लिखिए इस काल में पहली बार हिंद यवनों ने सोने का सिक्का चलाया। और लिखिए इस काल में पहली बार कुषाणों ने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। और लिखिए इसमें स्टार मार्क है मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। तो ये आपका हो गया मौर्योत्तर काल का, हम लोगों ने देखा। एक क्लास और लगेगा तो मौर्योत्तर काल समाप्त होगा। तो अगर आप नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपके घर में एक उन्नति और एक खुशहाली उत्पन्न होगा। और नए तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।